हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन समझेंगे कि प्रिपरेशन करने के लिए आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर टीचर्स मिलेंगे, ज़्यादातर आपको वीडियोज़ में सुनने को मिलेगा कि प्री की और मेंस की तैयारी एक साथ करो। ओके फाइन, एक साथ कर लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितना डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ में पढ़ना है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स कैसे मैच कर रहे हैं। अगर आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर रहे हो और सिलेबस का नहीं पता तो प्रॉब्लम है, राइट। चलो, तो मैं आज आपको बताऊंगी दो ट्रिक्स सिलेबस कैसे मैच करके पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स लेकर आई हूँ। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं यू कैन वेरी इजीली क्रॉस चेक कि कौन सा टॉपिक मैं कैसे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, कितना ज़्यादा मुझे टाइम लेना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो लेट्स बिगिन। ओके, चलो। बट बिफोर दैट आई वांट टू रिमाइंड यू, आरएस ओनली की वेबसाइट पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं। जिस तरह से आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑप्शंस होते हैं, आपने तैयारी कर ली है और स्पेकुलेशन है कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका प्री एग्जाम होगा कब। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उस तैयारी को टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे? फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बोथ बहुत ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही अपीयर होते हैं, कितनी वैरायटी के आपके ऑप्शंस होते हैं, कहाँ से आंसर्स आएंगे, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस। ठीक है, सो डू चेक इट आउट, इट्स गुड फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है। दिस इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस एंड दिस इज फॉर मेंस, राइट। और मैंने ये आरपीएससी की वेबसाइट से ही लिया है। 2024-25 का जो सिलेबस था लास्ट, वो अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो भी स्टोरी चेंज नहीं होगी, राइट। कोई एक टॉपिक हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो जाए, कोई एक टॉपिक दूसरा उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बट फिर भी हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक एरा से ही स्टार्ट होने वाली है, स्टोन एज से ही स्टार्ट होगी। वही स्टोरी आपकी प्री में चलेगी और एग्जैक्टली सेम तरीके की स्टोरी मेंस में चलेगी। मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। लेट्स सी। सबसे पहले राजस्थान का पार्ट है यहाँ पे। राजस्थान में प्री हिस्टोरिकल साइट्स यानी कि आपकी जो कालीबंगन वगैरह हैं, वो यहाँ से पढ़ना आपको स्टार्ट करना है। तो प्री हिस्टोरिक में आपको स्टोन एज से स्टार्ट करना है, पेलियोलिथिक एरा, चाल्कोलिथिक जहां पर कॉपर और ब्रॉन्ज होती थी, एंड ब्रॉन्ज एज। आयरन एज किसको बोलते हैं? उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। सीक्वेंस यही पढ़ोगे, ये एग्जैक्ट सेम चीज आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 18 सेंचुरी तक। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो और आपने प्री का सिलेबस देखा है तो मेंस में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मेंस के लिए मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यू जस्ट नीड टू रिफाइन योर स्टडीज अ बिट, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और मैं इसको डिस्टर्बेंस ही बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि जो सिलेबस अलग अलग होता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट। अब इस कंफ्यूजन का दूसरा टॉपिक देखते हैं। राजस्थान के हिस्टोरिकल एरा में हिस्टोरिकल सेंटर्स आपको पढ़ने हैं अर्ली क्रिश्चियन एरा। अब ये अर्ली क्रिश्चियन एरा अलग से क्यों है? यानी कि 2000 साल पुरानी आपको हिस्ट्री के टाइम पीरियड से स्टार्ट करना है, और एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी है। 18 सेंचुरी में अगर आ गए, यानी कि अगर आप 1700s में आ गए, यानी कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज स्टार्ट होने को है। 1707 ये आपका मॉडर्न टाइम पीरियड को स्टार्ट करने वाला ईयर है। अभी तक इतना पढ़ चुके हो, पता है कि 1707 इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो अगर ये चीज पता है तो आप कर चुके, ब्रिलियंट। इसके नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान। तो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान में आपके सबसे पहले गोहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौर है, सिसोदिया है, कच्छावाज ऑफ जयपुर है। तो ये सारे हैं, राइट। तो यहाँ पर आ गए ना आप 18 सेंचुरी तक। इसके अलावा आप 19th एंड 20th सेंचुरी जो कि मॉडर्न एरा का पार्ट होता है ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो आपको टेक्निकली ये वाला पोर्शन ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक और चीज मैं बताती हूँ, जनरली मेंस में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, पर्सनालिटीज, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। डज नॉट मीन कि आप मेन हिस्ट्री जो इवेंट्स हैं उनको मिस आउट कर दें, क्योंकि हिस्ट्री के इवेंट्स जो हैं उन्हीं से आप उस डिटेल को भी डिराइव कर सकते हो जो आर्ट एंड कल्चर में अपन को देखने को मिलती है। जैसे किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, राइट। बट किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके यूपीएससी के प्री में भी पूछा हुआ है, तो आरपीएससी क्यों नहीं पूछेगा? तो एक एक शब्द को अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट्स उठाओ और उसको डिटेल में पढ़ डालो, मेंस अपने आप की तैयारी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन
ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान में आपके फोर्ट्स, पैलेसेस, मैनमेड वाटर बॉडीज, टेम्पल्स, ये सब आ गए, यानी कि आपकी आर्ट एंड कल्चर का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो आ गया। और हेरिटेज, हेरिटेज में फाइन आर्ट, परफॉर्मेंस, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर, मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज आ गए, राइट। सिमिलरली परफॉर्मिंग आर्ट जो अपन ने यहाँ पर देखी है ना, आ गया। क्लासिकल म्यूजिक आ गया, क्लासिकल डांसेस आ गए, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांसेस एंड ड्रामा आ गए। क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस राजस्थान में बहुत बहुत लिमिटेड पॉइंट पे आपको पढ़ना है, राइट। क्योंकि जैसे कथक होता है, कथकली होता है, भरतनाट्यम होता है, ओडिसी होता है, ये सारे जो डांसेस होते हैं ये क्लासिकल डांसेस हैं, है ना। राजस्थान में पर्टिकुलरली कोई क्लासिकल डांस या म्यूजिक फॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे जयपुर घराना ऑफ कथक है, यस, बट कथक अपने आप में राजस्थान का डांस नहीं है, उसका एक पार्ट हमने राजस्थान में डेवलप किया है। तो क्लासिकल नजर से अगर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री को, आर्ट एंड कल्चर को, तो इतना नहीं पढ़ना। यहाँ पर ज्यादातर आपको फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, फोक ट्रेडिशंस जो हैं, लोक देवता जो हैं, देवियां जो हैं, आपकी कुलदेवी वगैरह पढ़ते हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी है ना, मैच करके करोगे इजी लगेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज यहाँ पर भी आएगी। लैंग्वेजेस, राजस्थानी लैंग्वेज नाम की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हमारे यहाँ पर डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे जयपुर के आसपास के इलाकों में बोली जाती है ढूंढारी, राइट, से मारवाड़ी, मेवाती, ये सब क्या है, ये डायलेक्ट्स हैं। ये टिपिकली लैंग्वेज की कैटेगरी में इनको नहीं डालते। लैंग्वेज राजस्थान में हिंदी चलती है या इंग्लिश चलती है, राइट। तो आपको डायलेक्ट्स, लिटरेचर, और इसी डायलेक्ट के अंदर होने वाले लिटरेचर, ज्यादातर लिटरेचर आपको मिडिवल हिस्ट्री जो खत्म होने वाले ईयर्स होते हैं, लेट 1600s के आसपास मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आई पर्सनली फील कि यूपीएससी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में से किसी ना किसी का कोई ना कोई डायलेक्ट का लिखा हुआ कोई बुक लिखी हुई आपको पूछ लेंगे। जैसे तोलकापियार ने तोलकापियाम लिखी थी तमिल लैंग्वेज में, राइट, और इसको बराबर माना जाता है संस्कृत के। ये लैंग्वेज में लिखी हुई जाने वाली बुक्स और इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए, कुछ मोटा मोटी अंदाजा होना चाहिए, उसमें हीरो कौन है, स्टोरी में हीरोइन कौन है, और ये यूपीएससी में मेरे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आई पर्सनली फील कि आर्ट एंड कल्चर की नजर से राजस्थान ईजी है ना, हो गया। इसके अलावा रिलीजन, अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे और वहां पर मेजर साइट्स और हेरिटेज पढ़ोगे, नए एरा के, आपने क्रिश्चियन एरा से स्टार्ट करा पढ़ने, तो ये मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे। मिडिवल हिस्ट्री में क्या किया था, अकबर ने क्या स्टार्ट किया था, दिन एरा ही स्टार्ट किया था, राइट। तो रिलीजन आ गया, साथ साथ में करते जाओ, साथ साथ में नोट्स बनेंगे, और ये सेम चीज आपको यहाँ भी करनी है। राजस्थान में रिलीजन का ज्यादा अपने को फोकस रखना है इन पे, संत महात्मा जो भी रहे हैं और लोक देवता जो भी रहे हैं, गूगा जी महाराज हैं, तेजा जी महाराज हैं, ये लोकल लोक देवता हैं, लोकल डाइटीज हैं ऑफ राजस्थान, राइट। और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो ये नहीं पूछेंगे आपके मेंस, क्योंकि मेंस में है ना, राइट, वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई कहाँ मान्यता है या फिर कब स्टार्ट हुई थी, ये सब नहीं पूछेंगे। वो इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से रीजन में कौन सी कास्ट या क्रीड के लोगों में इन लोक देवता की ज्यादा मान्यता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इजी है, अगर आप इसको लिस्ट बना के पढ़ोगे तो ये इजी है, और बिल्कुल आरपीएससी का पूरा अधिकार है ये क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हो गया। सोशल लाइफ, क्योंकि रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ पर लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ के फोक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो सोशल लाइफ वैसे भी साथ साथ में कवर हो रही है। प्लस ये जो सोशल लाइफ वाला पोर्शन होता है, ये जनरली करंट अफेयर्स का पार्ट आता है। जैसे पुष्कर फेयर था, अभी रिसेंटली ओवर हुआ है, तो ये सोशल लाइफ का पार्ट होता है। जैसे सम फेस्टिवल आने वाला है जैसलमेर में, ये सोशल लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन ये फिर भी करंट के फोकस से ज्यादा पढ़ा जाता है। हाँ, आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको एक लेगेसी पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, कब से चला आ रहा है, एवरीथिंग अबाउट दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मेजर क्वेश्चन आपके करंट से बनता है। तो करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं अपन, राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आएगी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वो राजस्थान की थी, अब ये इंडियन पढ़नी है, एग्जैक्ट सेम चीज है, कोई ज्यादा ताका वाका करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्री में और यहाँ पर मेंस में आपके सामने है, मैंने कंपैरिजन में एक एक टॉपिक इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मुझे एग्जैक्टली ही पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा मुझे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से आपके प्री में आपको टेक्निकली ज्यादा पढ़ाई करनी है, यहाँ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है, वहां पर थोड़ा सा रिफाइन हो गया, थोड़ा सा टॉपिक्स कम हो गए, लेकिन ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। तो साथ में पढ़ोगे तो डेप्थ में पढ़ना ही है, ठीक है। एक और आपको ट्रिक बताती हूँ, लुक एट दिस वन। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में भी अलग है। मॉडर्न पीरियड आपकी अर्ली 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम 1800 से मान के चल रहे हैं, जब काउंसिल्स एक्ट आए थे, फर्स्ट काउंसिल एक्ट आया था, वहां से आपको
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना है, और मैं पॉलिटी की बात नहीं कर रही, मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात कर रही हूँ, राइट। तो 1800 से पढ़ना शुरू करोगे, और 1800 से लेकर आपके 1857 का जो सेपॉय रिवॉल्ट हुआ था वहां से लेकर आपको 1947 पे लाके इसको एंड कर देना है। सी, नेहरूवियन एज आ गई। नेहरूवियन एज कब स्टार्ट होती है? 1947 में। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब देश आजाद हो गया है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या किया, क्या लाए, वो सब आपको मॉडर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जो कि आपके मोस्टली करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। सिर्फ मोदी जी ही नहीं है जो करंट अफेयर्स में आएंगे, पंडित नेहरू भी करंट अफेयर्स में आएंगे, लेट मिसेस इंदिरा गांधी भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट होती हैं। ये टिपिकली हिस्ट्री में काउंट नहीं होते। हिस्ट्री आपकी नेहरूवियन एज जब स्टार्ट होती है वहीं तक है। ये सेम चीज आपके मेंस में भी है, नहीं है ज्यादा डिफरेंस। क्वेश्चंस भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे नहीं है ज्यादा डिफरेंस। आ गया? नेक्स्ट, एक एक्स्ट्रा चीज आपको मेंस में पढ़नी है, मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्री में नहीं पढ़नी, ठीक है। तो जो प्री और मेंस के बीच में जो गैप मिलता है कुछ महीनों का, यहां भी कवर किया जा सकता है। बहुत इजी है। रेनेसा आपके लेट 1700s में आया था, राइट। तो फ्रांस का रेनेसा आपको पढ़ना है, जिसमें इगलाते, लिबराते और फ्रेटरनाते ये नारा दिया गया था, फ्रेंच में है, और ये हमने एज इट इज हमारे प्रीएम्बल में भी ऐड किया है विद अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन, राइट। तो यहां से स्टार्ट करना है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना है, इसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना है, इंपीरियलिज्म यानी कि आपके कॉलोनियल पावर्स का राइज। तो कॉलोनियल पावर्स का राइज आप एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अंग्रेज आए थे, राइट। तो जब आप ये पढ़ोगे कि भाई पहली फैक्ट्री सूरत में बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, पहला चैटर एक्ट कब आया था, क्वीन ऑफ इंग्लैंड विक्टोरिया जो थी उन्होंने पहली बार इंडिया में परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो टेक्निकली आप हिस्ट्री वहां पढ़ चुके हो, नहीं है ना ज्यादा डिफरेंस। मैंने रिसेंटली देखा है ना। उसके बाद में इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, 2 ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। तो वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। अब स्पेक्यूलेशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, देख लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में मोस्टली आपको पढ़ना है रीयूनिफिकेशन, और ट्रिगर क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में। अगेन आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई से स्टार्ट करना है। हिटलर का 2-4 पॉइंट्स में रोल पढ़ना है, स्टालिन का 2-4 पॉइंट्स में रोल पढ़ना है आपको, अमेरिका का जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब्स डाले थे, पर्ल हार्बर हुआ था। उसके बाद में थोड़ा सा टच करते हुए कोल्ड वॉर भी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के ऊपर एक बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आई अंडरस्टैंड सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। कोल्ड वॉर की एंडिंग कब होती है? हम ऑफिशियली मान के चलते हैं कि कोल्ड वॉर 1990 में ओवर हो गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, जो अब रशियन फेडरेशन है और अलग अलग कंट्रीज में बट गया है, राइट। तो कोल्ड वॉर का जो एक मोटा मोटी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कोल्ड वॉर क्या हो रहा है, राइट। क्यूबन क्राइसिस वगैरह जो होता है कोल्ड वॉर का, वो यहाँ पढ़ लोगे, हिस्ट्री डन। तो हिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा सिर्फ यही पढ़ना पड़ा है, जिसका भी आपका बेस ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के पर्सपेक्टिव से तैयार हो चुका होगा, है ना। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाने वाला सब्जेक्ट है। आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली ज्योग्राफी से आते हैं। मैं प्री की बात कर रही हूँ, तो 150 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ज्योग्राफी लेकर आ रहा है। अब इसमें से आपका राजस्थान ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है। लेट्स सी, मैंने वर्ल्ड और इंडिया से स्टार्ट किया है, और इसका ब्रेकअप भी वैसे ही दिया हुआ है आपके क्या कहते हैं उसको, सिलेबस में, राइट। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? आपकी धरती की शक्ल कैसी है, राइट। कहीं पर डिप्रेशन होगा, कहीं पर माउंटेन्स होंगी, उसके अलावा कहीं पर प्लेटोस होंगी, और क्या होगा? प्लेन्स होंगे, और क्या होगा? डेजर्ट्स होंगे, और क्या होगा? रिवर्स होंगी। उसी के साथ में आपको एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत देखना है। जहां पर सर्दी है वहां पर हमें ग्लेशियर्स देखने को मिल सकते हैं, जहां गर्मी है वहां डेजर्ट मिलेगा, राइट। ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे की सारी लैंडफॉर्म्स में आएंगी। सी, तो पहले आपने लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए, डेजर्ट्स पढ़ लिए। अब ये रिवर्स एंड लेक्स अलग से, मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये भी लैंडफॉर्म्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ होता है, सो में, ओके। रिवर्स हो गई। लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये आपको अर्थ के अंदर आपका कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, मेंटल हो गया, एस्थेनोस्फीयर हो गया, ये आपका जो क्रस्ट है वो हो गया, और क्रस्ट के ऊपर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये सब वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़नी है, और टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए आपको ये पूरा पढ़ना ही है। टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं आएगा, तो गलत, मतलब डिफरेंस क्या हुआ, राइट। शुरुआत वहीं से करनी है। तो ये लो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अब इसमें जोरासिक आएगा, आपका ट्रायासिक आएगा, आपका मेसोसोइक एरा आएगा आपका। तो ये वैसे भी आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है?
क्योंकि आपको लैंडफॉर्म समझने हैं। अर्थ पे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक अरावली है। तो अगर ये फैक्ट आपको लर्न करना है तो ये समझना पड़ेगा पहली बात तो कि माउंटेन्स होती क्या हैं। ओल्डेस्ट यानी कि 2.6 बिलियन ईयर्स जो हैं उस टाइम को क्या कहते थे, राइट। उसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि फोल्ड माउंटेन कौन सी होती हैं, फ्रॉस्ट माउंटेन्स कौन सी होती हैं, एक्यूमुलेटिव माउंटेन कौन सी होती है, टेक्टोनिक प्लेट से कौन सी आती है, ये सारा पढ़ोगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, शुरुआत तो फिर भी यहीं से करनी पड़ेगी ना, तो नहीं है ना फर्क। एग्जैक्टली अब आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑब्वियसली आपका टेक्टोनिक प्लेट से आने वाला है, ये आपने कर लिया। ये आपको डिफरेंट तैयार करना है। और मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं ये आपके अगेन करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो करंट अफेयर्स तो वैसे भी आपको उसी तरीके से उसी नजर से प्री के लिए तैयार करना है और उतना ही डेप्थ में उसी सोर्स से आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है, ठीक है। तो नहीं है फर्क। ये वर्ल्ड का हो गया। वर्ल्ड में आपको अब एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं अगेन द सेम थिंग आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, CA। ओजोन लेयर डिप्लीशन करंट अफेयर्स का पार्ट है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर टेक्निकली आजकल क्वेश्चंस नहीं आते, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा था उसको काफी कंट्रोल किया गया है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन अपन को एक जानकारी के रूप में पढ़ना है। आजकल CFCs और HFCs नहीं रिलीज किए जाते, आपको पढ़ना है PM 2.5, PM 10। इसके अलावा आपको पढ़ना है पोल्यूशन के ही नजर से बताऊं, डस्ट, स्मोक, वहीक्यूलर एमिशंस, आपके जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं वो, और पोल्यूशन के जो लेटेस्ट डेटा है AQI डेटा वगैरह हो गया। तो आपको कुछ कुछ डेटा का आइडिया होना चाहिए। नहीं है डिफरेंट, सेम चीज चल रही है, नहीं है। आगे देखते हैं प्रीलिम्स में। अब सेम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मेंस का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लैंडफॉर्म पढ़ोगे, फिजिकल फीचर्स पढ़ोगे, ठीक है। मॉनसून एंड रेनफॉल, सीधी सी बात है, फिजियोग्राफ डिविजन्स के अनुसार आपको वाटर भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा चांसेस, ये रहा क्लाइमेट आपका मॉनसून, ज्यादा चांसेस इसमें करंट अफेयर्स के आने के हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स में अगर आप मॉनसून का क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इट्स वेरी इजी टू गेस कि यहाँ पर ज्यादातर बात इस बारे में होगी कि कितना ज्यादा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों है, कहाँ है, क्लाइमेट चेंज के अनुसार पढ़ना है। 3 more minutes, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल्स पढ़ोगे, जो वर्ल्ड में पढ़े थे वो सेम चीज आपको रिसोर्सेज में पढ़ने हैं। उसके अलावा पावर रिसोर्सेज अगेन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इजी है। इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़ना ही पड़ेगा, छोटा नागपुर प्लेटो पढ़ोगे, रायपुर हाईलैंड्स पढ़ोगे, उसके अलावा अरावली रेंज में होने वाली जितनी भी, अच्छा ये इंडिया का है तो अरावली रेंज का मोटा मोटी ज्ञान चाहिए आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम चीज है। एक एक्स्ट्रा चीज आपको डेमोग्राफी पढ़नी है यहाँ पे मेंस में, एक एक्स्ट्रा चीज डेमोग्राफी, और ये भी ज्यादातर फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे इंडिया की TFR है, कितना है इंडिया का TFR? 2.1 है, एग्जैक्टली 2.1 अपना TFR है, जो कि हेल्दी TFR है, ये बेस्ट TFR है, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो TFR के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉपुलेशन पढ़ोगे, और मैं सलाह दूं मैप्स के थ्रू पढ़ना, बहुत इजी हो जाएगा। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो दी हुई है यूट्यूब चैनल को, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मैप्स के थ्रू आप ज्योग्राफी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन कैसे कर सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एग्जैक्टली जो चीज वर्ल्ड की पढ़ी, एग्जैक्टली जो चीज इंडिया की पढ़ी, वो सेम चीज राजस्थान की पढ़नी है, एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, नथिंग, कुछ फर्क नहीं है। जो चीज करंट अफेयर्स की होनी चाहिए वो करंट अफेयर्स की होगी, जो चीज आपको कोर सब्जेक्ट की जो बेसिक जानकारी है, लॉजिक चाहिए, वो होगी, कुछ फैक्ट्स होंगे सेम। इनफैक्ट ज्योग्राफी इज, दिस इज वाई इट्स माय फेवरेट, क्योंकि ज्योग्राफी में आप ज्यादा डिफरेंट करते नहीं हो। अगर आपने वर्ल्ड के लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा है, तो आपने ऑलरेडी अरावली वहां पढ़ ली, यहाँ नहीं है इतनी अलग से जरूरत पढ़ने की, है ना। तो इट्स ईजी। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक बता देती हूँ आपको, पॉलिटी की बात कर लेते हैं। सेम थिंग, बुक तो एक ही रहने वाली है, कानून तो एक ही है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने वाले हो तो आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़नी है, कहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे आया, किसने बनाया, ये सारी आपको जो फैक्चुअल जानकारी है वो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं जनरली उनके ऊपर कोर सब्जेक्ट का जो लॉजिक क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं होते, इनके ऊपर आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जैसे विमेंस कमीशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन है, ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका जो थ्योरी क्वेश्चन होता है वो भी आ सकता है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, राइट। उसके अलावा अगर सरकार बैठी है और कुछ काम हो रहा है तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पार्लियामेंट का पार्ट कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं बैठते। अगर आपने इस डिटेल में इसको पढ़ा है तो आर्टिकल का नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। तो अगर प्री और मेंस की साथ में तैयारी करनी है, जो कि करनी ही है, बाद में ना तो टाइम मिलता है ना बाद में आपको कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिले मिलता है, एक साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने करा है ओके मैंने भी करा है। और ऐसे ही यूपीएससी की भी तैयारी होती है, प्री और मेंस के साथ में ही पढ़ा जाता है। एक चीज इसमें डिफरेंट होती है आपकी स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान में थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स और एक रिडिकुलस काइंड ऑफ हिस्ट्री की जरूरत है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। राज्य की पहली हाई कोर्ट जज कौन थी? चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे, राज्य की, राजस्थान की पहली हाई कोर्ट जज कौन थी? इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको मैं रिडिकुलस काइंड ऑफ हिस्ट्री ही बोलती हूँ, बट ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन जैसे आपने पंचायती राज पढ़ा और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा, तो ये कौन से हैं? 73rd और 74th अमेंडमेंट। तो जब आप यहाँ पर प्री में ऑलरेडी अमेंडमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा साथ में। एक साथ ही नोट्स बनाने हैं, एक ही टॉपिक के अंदर बनाने हैं, एक ही डिटेल और एक ही प्रायोरिटी में पढ़ने हैं। जो वहां पर डिफरेंट है उसी को छोड़ना है, वरना नहीं छोड़ना कुछ भी। ठीक है, आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। ये सेम चीज आपको इकोनॉमी में देखने को भी मिल जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी। इसमें सिर्फ आपको एक चीज डिफरेंट पढ़नी होती है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट अलग चीज हो जाती है और राजस्थान का बजट एक अलग चीज हो जाती है, उसी का आपको अलग से पढ़ना है, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली सेम, कोई फर्क नहीं है। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।